क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, सो इसमें हम ग्राफ्स जानेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स जानेंगे, लाइन ग्राफ जानेंगे, फिर बार ग्राफ जानेंगे, फिर पाई चार्ट जानेंगे। एंड देन इस चैप्टर में पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, जैसे 6 से फर्स्ट से लेकर 5th तक के चैप्टर तो आते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ एग्जाम नहीं होता था, इस चैप्टर को पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि मीन, रेंज, मोड, मीडियन, हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। अब पाई चार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस पूरे सेशन में ये जानेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर में। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स गो। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, हम लोग पहले देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग बना किस लिए, चैप्टर क्यों बना है हमारे लिए। तो हम पहले समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए हमको, किस लिए है, हमें उससे क्या पता चलता है। तो मैं आपको बताऊंगी क्यों हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल में कुछ एक्टिविटी, मैम ने आई होप जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं मैम, तो फिर कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कि या फिर मैम लोग भी खुद भी लिखते हैं, जैसे कि अगर कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ओके, अब इतनी सारे बच्चों का नाम होता है, इतने सारे बच्चों के रोल नंबर होते हैं, इतने सारे बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि एग्ज़ाम रजिस्टर एक होता है मैम के पास, जिसमें सारे कॉलम्स बने होते हैं, एक एक उसमें मैम सबके नंबर्स एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिख देती है, जिससे पता चल जाता है हाँ 1 रोल नंबर हमारा राज है एंड उसका हमारा मार्क्स कितना है, 50 में से 23 है। एंड आपने वो भी देखा होगा रजिस्टर, क्या बोलते हैं हम उसे, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, आपके रोल नंबर्स लिखे रहते हैं, आपके नाम लिखे रहते हैं, एंड जिस दिन आप प्रेजेंट होते हैं उस पर टिक आ जाता है, जिस दिन आप एब्सेंट होते हैं उस पर क्रॉस आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप या फिर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, अटेंडेंस, एग्ज़ाम और सब कुछ अच्छे से मैनेज करने के लिए, टीचर्स का जितना भी है स्टाफ मैनेज करने के लिए, फिर बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज, कॉम्प्लेक्स कंपनीज, उन सब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने हमारे पास वर्कर्स हैं, कितने प्यून्स हैं, उनकी सैलरी कितनी देनी है, कौन इस बार आने वाला है, कौन वेकेशंस जाने वाला है, किसकी सैलरी काटनी है, किसकी देनी है। तो वो सारे हमारे मतलब ऑर्गेनाइज डेटा में एक रहते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा टैबुलर फॉर्म, जो नॉर्मल स्कूल्स और इन सब में ज़्यादा यूज़ होता है। एंड एक नॉर्मली होता है टैबुलर फॉर्म, और एक होता है हमारा होता है बार सिस्टम। बार सिस्टम हमारा कैसे दिखता है, उस पर बहुत ज़्यादा बार्स होते हैं। ओके, बास से हम इंडिकेट करते हैं कि वो किसका कितना नंबर है। तो बास बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ज़्यादा बार यूज़ होता है। फिर लाइन ग्राफ हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ वेदर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा हाँ इस समय टेम्परेचर बढ़ा, इस समय टेम्परेचर घटा, एंड ऐसे ऐसे करके वेदर के लिए मतलब स्पेसिफिक बता रही हूँ, नहीं तो सबके लिए तो सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेदर के लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। ऐसे अच्छे से पता चलता है ना कि अच्छा हाँ वेदर अभी ऊपर हुआ और वेदर नीचे हुआ, फिर ऊपर गया। एंड देन बार ग्राफ ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में चलता है बार ग्राफ। ठीक है, सो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्यों चाहिए हमको डेटा, किस लिए चाहिए, उससे क्या पता चलता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन। ठीक है, तो मीन हमारा एक और टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारे पार्ट 1 का। तो मीन क्या होता है, मीन मतलब इट इज़ यूज टू फाइंड एवरेज। तो अब ये मीन किस लिए यूज़ होता है, मीन इसलिए यूज़ होता है लाइक अगर आपको किसी भी डेटा का एवरेज फाइंड करना है, तो आप वैसे निकालने तो नहीं बैठ जाओगे ना कि इसका डेटा उसका डेटा है ना, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको किसी चीज़ का मीन फाइंड करना है, इसका मतलब आपको एवरेज फाइंड करना है। तो उसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला बना के दे दिया हमको। फॉर्मूला कहता है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे एवरेज फाइंड करेंगे किसी भी कुछ गिवन डेटा का। ठीक है, तो एग्जांपल लिया है हमने, ये आपके टेक्स्ट बुक में के एग्जांपल्स का ही एक एग्जांपल है। तो क्या है, अ पैट
बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन इन 6 इनिंग। तो एक बैट्समैन है और उसने वो क्रिकेट में उसने 6 इनिंग्स में मतलब यहाँ पे डेटा हमको दे दिया, इतने सारे लाइक स्कोर क्रिएट किए हैं, ओके ना, बनाए हैं उसने, ठीक है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो अब हम इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हमको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है, ओके। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। यहाँ पे मैं आप फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ कि यहीं पे है ना, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है एंड देन आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको नंबर्स को प्लॉट करना है। तो पहले क्या है, आप इधर क्या लिख दो, पहले मीन इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब अब जो इतने सारे नंबर्स हैं इन सबका आप सम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 36, देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46, देन प्लस 60 प्लस 55, ओके। एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेटा है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने 6 इनिंग की थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ओके। अब 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, नॉर्मल जैसे करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले सारे प्लस कर देंगे। तो जब हम ऊपर वाले सारे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 282 एंड नीचे का एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अब हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। कैंसिल आउट हम लोग 2 से करेंगे नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6, दैन 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2। दैन अब हम और इसको और फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मीन, किसका, इस क्वेश्चन का मीन है, मतलब इस जो इतने बैट्समैन ने इतने सारे स्कोर बनाए इन सबका एवरेज है हमारा 47 है, तो उसका एवरेज स्कोर क्या था 47, ठीक है। तो मीन मतलब हमारा एवरेज एक हिसाब से, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दिया, तो इसी को हम मीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही छोटे छोटे मीन, मोड, रेंज ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए और एवरेज निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम वो देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट्स गो। नेक्स्ट अब हमारा सब टॉपिक क्या है, अब नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है व्हाट इज रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज मतलब वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएशन किसी भी दो चीज़ का, मतलब किसी भी दो चीज़ के बीच में कितना वेरिएशन है, ठीक है, इंग्लिश में जैसे कि एंड अब हम इसको रेंज कैसे फाइंड करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड, रेंज, मीन, ये सब। तो रेंज मतलब क्या होता है, किसी बड़े और छोटे के बीच में कितना वेरिएशन है, ओके। सो इसका हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं रेंज को, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज, ओके। तो मैंने बोला ना, वेरिएशन हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में आपका जितना भी वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेंज, ओके। सो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब हम इस एग्जांपल्स का मतलब सोल्यूशन देखते हैं और इससे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग रेंज फाइंड करने वाले, ओके। सो अब ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे इसका आंसर यहाँ पे आंसर लिखने के बाद हम देखेंगे रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज क्या था, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो पहले हमें पूरा डेटा ध्यान से देखना होगा और ध्यान से देखने के बाद हमें देखना होगा इसमें से कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो पहले आपको हेडिंग क्या डालनी होगी, हाईएस्ट, एंड देन आपको डालनी होगी लोएस्ट, ओके। आपको ये दोनों यहाँ पे लिख देना है। तो पहले हम देखेंगे हाईएस्ट, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमको 41 दिखा है, देन 54 यहाँ पे हाईएस्ट है, इसका मतलब 54 यहाँ पे हाईएस्ट है इसमें, ओके। सो 54 हम हाईएस्ट ले लेते हैं एंड देन नॉर्मली आपको सर्च करना है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो अब हम पहले 20 फाइंड करते हैं, 20 का एक मिनट, 28, 26, 23, सो क्या हो गया 23 होगा, हमारा हो गया, और लोएस्ट, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। तो जब हम लोग 54 एंड 23 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा हमारा रेंज इस ऑब्जर्वेशन का, रेंज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन
ओके, तो हमारे इस ऑब्जर्वेशन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 31 हमारा क्या है, वेरिएशन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट के बीच में, ठीक है। सो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। सो ये था हमारा रेंज वाला टॉपिक। रेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट द लोएस्ट, और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे रेंज से रिलेटेड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक के हम देखेंगे क्या, मोड देखेंगे अब, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे पार्ट 1 का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज मोड। तो मोड क्या होता है, द हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो एक ऐसा नंबर जो मतलब पूरे डेटा में, पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अकरिंग है, हाईएस्ट नहीं हाईएस्ट अकरिंग है। कितनी बार हाईएस्ट मतलब कितनी बार सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बार वो आया है, तो वो होता है ना हाईएस्ट अकरिंग। तो मोड हम उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड मोड फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट नंबर्स मर्ज्ड हैं इधर उधर। सो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं आंसर, एंड देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या है हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम क्या कर लेंगे, जितने भी इसमें टोटल मतलब टोटल नंबर्स नहीं, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर, जैसे कि 1 2 एंड उसके बाद देन यहाँ पे 3 एंड 4, मतलब इतने के हमें फाइंड करने हैं ना, मतलब इतने के हमें फाइंड करने की ये कितनी बार है, ये कितनी बार है, ये कितनी बार है ना। तो अब हम पहले नॉर्मल नंबर्स लिख लेंगे, और अब उनके हम लोग और नंबर्स का काउंट करेंगे कि ये कितनी बार है, 1 कितनी बार अकर कर रहा है इस डेटा में, ठीक है। तो देखते हैं 1 कितनी बार अकर कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स अकर कर, हमने 3 लिख दिया। देन 2 कितनी बार अकर कर रहा है, 1 2 देन 3 बार अकर कर रहा है। देन हमारा कौन सा है, हमारा है देन 4, ठीक है ना। 4 हमारा कितनी बार अकर कर रहा है, 2 बार, 2 बार अकर कर रहा है। देन हम देखेंगे 3 कितनी बार है, 2 बार, ये दोनों 2 बार है, ठीक है। आपका इस वाले हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, हमारा सारे एकदम सेम टू सेम आ गए। तो हम इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा इसमें हाईएस्ट अकरिंग है या नहीं। लेकिन अगर आपके डेटा में ऐसे यहाँ पे मान लीजिए और एक 1 ऐड कर देता, या फिर एक और 3 मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, अब हम जब इसे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड जो 3 है वो हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा जो 1 है वो हमारा क्या है, वो है हमारा मोड। तो हमारे यहाँ पे जो 1 है वो हमारा मोड है, क्योंकि वो हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन है, वो हाईएस्ट बार, बहुत बार वो अकर हुआ है, ठीक है। सो अब एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम लोग ये नॉर्मल इतने छोटे छोटे नंबर दिए, मतलब इतने छोटे छोटे सेट दिए, तो हम लोग तो ये अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं 10 दे दिए, 20 दे दिए, बहुत सारे बंचेस ऑफ नंबर दे दिए, तब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो तब वहाँ पे सवाल उठता है। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े सेट ऑफ नंबर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग मोड ऑफ लार्ज डेटा मेक टैली मार्क। टैली मार्क टेबल होता है ना, टैली मार्क हमें किस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 4 डालते हैं देन 5 कर देते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कि हमारा 5 है। तो ऐसे टैली मार्क आपको बनाना पड़ेगा, जैसे हमारा जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लीन दिखेगा एंड ईजी दिखेगा, ठीक है ना। ईजी जो समझने के लिए भी दिखेगा और ईजी हमें करने के लिए भी दिखेगा, ठीक है। तो अब हम इसी डेटा का एक बार टैली मार्क भी बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन एंड देन दूसरी साइड में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में हमारा हो जाएगा बीच में हमारा टैली मार्क, एंड देन लास्ट साइड में हमारा हो जाएगा फ्री, QUENCY। तब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे टैली मार्क मैंने बना दिया यहाँ पे 3 4 देन 1 2 एंड ऐसे मैंने कुछ टैली मार्क बना दिया। तो अब हम लोग बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब ये क्या है इसका नंबर, नॉर्मल नंबर सिस्टम में क्या ये नंबर क्या है, ये नंबर है हमारा 5 6 7, ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मतलब नंबर है रियल में क्या। टैली मार्क से तुमको पता चल गया कि 1 मतलब 1 लाइन का मतलब 1 होता है, लेकिन अब इसको नॉर्मल में भी रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब वही होता है, ठीक है। सो अब हम ये सारे डेटा को इसमें प्लॉट करेंगे एंड इसका टैली मार्क बनाएंगे, ठीक है। सो पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर्स का हमें करना है।
1 2 3 एंड 4। तो पहले 1 का करते हैं। 1 हमारे कितने बार है, 1 2 3 देन 4 बार है, तो हम 4 का टैली मार्क बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 बन गया एंड फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा 4। देन 2 कितने बार है हमारा, 1 2 3, 3 बार है तो हम 3 का टैली मार्क बना देते हैं एंड देन 3 लिख देते हैं। देन 3 हमारा कितनी बार है, 1 2 एंड देन 3 बार है, ये भी हमारा 3 बार है। 4 हमारी कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है तो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे सबका टैली मार्क बन गया एंड यहाँ पे हमारा इसका फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख दिया। तो इससे हमें नॉर्मली ऐसे पता चल गया ना कि क्या बोलते हैं 4 हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका मतलब वही सबसे ज़्यादा आकर किया है। तो टैली मार्क से ये होगा कि ज़्यादा आपको गिनना नहीं पड़ेगा, ऐसे कन्फ्यूज रहोगे आप ना बड़े बड़े डेटा में, तो उसका आपको टैली मार्क बनाना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और फन वे लगता है करने के लिए। सो यही था हमारे क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है डेटा हैंडलिंग का पार्ट 1। एंड जो मैं रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड करूंगा एंड प्लीज़ पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर, ठीक है। सो लेट्स गो।